गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 2 के 3rd वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड बेस के बारे में डिस्कस किए थे। एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में मैं द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में आपको बता चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो इसमें सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड यानी कि बेस का रिएक्शन एसिड के साथ। तो क्या होता है जब एसिड बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड to give salt and water, to give salt and water यानी कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो ऐसे होगा, एसिड प्लस बेस ये दोनों आपस में मिलकर के केमिकल रिएक्शन करेगा। तो केमिकल रिएक्शन होने के पश्चात साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया हमारे पास रिएक्शन का जनरल ट्रेंड। अब यहाँ पर एसिड के रूप में हम कोई भी एसिड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेस के रूप में सपोज हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, ये हमने बेस के रूप में ले लिया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो वाटर बनेगा और साल्ट बनेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों जो है आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयंस में अपने डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये H2SO4 है तो ये बन जाता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। इसी तरह से ये हो जाता है Mg 2 प्लस और 2OH माइनस। ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा इस तरह से और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा इस तरह से। तो MgSO4 मिलेगा तो MgSO4 बना लेगा। दोनों के ऊपर 2 चार्ज है तो 2 चार्ज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो MgSO4 ये हो गया हमारे पास साल्ट, जिसको पढ़ते हैं हम लोग मैग्नीशियम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये एक साल्ट होता है और प्लस H और OH मिलकर के यहाँ पर बना लेगा H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 टाइम है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एक बराबर हो जाएगी। इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर लेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के रूप में हम ZNO ले लें, जिंक ऑक्साइड। हमें मालूम है कि ZNO भी एक बेस है और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या सेम हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो इस तरह से एसिड और बेस मिलकर के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे बेस का, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस
with non-metallic oxide, non-metallic oxide, non-metallic oxide। ये रिएक्शन कैसे वर्क करती है देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड to give salt and water, यानी कि फिर से वैसा ही होगा, यहाँ पर बेस रहेगा और बेस के साथ हम लेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कौन सा ऑक्साइड लेंगे हम लोग, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और रिएक्शन के बाद बनता है साल्ट और साथ में बनता है वाटर, इस तरह से। तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये। बेस के रूप में सपोज हमने ले लिया। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब कि ऐसा एटम जो नॉन मेटल हो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया हो। जैसे कार्बन है, ये नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है CO2। तो हम लोग बोलेंगे कि CO2 इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, राइट। तो इस तरह से हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ले सकते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रूप में CO2 प्लस बेस में हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, यानी वाटर तो बनेगा ही। तो वाटर का फार्मूला हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्लस यहां से क्या बन जाएगा, यहां से साल्ट बनेगा, यानी कि साल्ट यहां पे बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट होता है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 टाइम है जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम की संख्या दोनों तरफ सेम हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1, 3 और 1 4 बार है। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बार और 2 बार यहाँ पे 4 बार है। इस तरह से होल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इस बार हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई दूसरा बेस ले लेते हैं। सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, CaOH का ट्वाइस। तो ये बन जाएगा साल्ट और वाटर, यानी वाटर तो बनेगा ही। तो H2O फार्मूला हम पहले से लिख लेंगे। साथ में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3। ये इसको पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक साल्ट होता है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। तो इसके बारे में लिखेंगे व्हेन बेस। अच्छा, बेस को एक नाम और देते हैं हम लोग, अल्कली। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा कि इसको अल्कली क्यों बोलते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि अल्कली बेस का ही दूसरा नाम होता है। व्हेन बेस रिएक्ट
with metals, it produce salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas, यानी इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस H2 गैस, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मेटल के रूप में हम ले लेते हैं सोडियम मेटल, या फिर यहाँ पे हम कोई और मेटल भी ले सकते हैं, सपोज एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम, और इसका रिएक्शन करा दें अगर हम बेस के साथ, बेस के रूप में सपोज हम यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रिएक्शन के बाद H2 गैस तो बनेगी ही, साथ में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो साल्ट बनता है वो NaAlO2, इस तरह से एक यहाँ पे साल्ट बन गया। तो ये हमारे पास हो गया साल्ट। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी, और भी यहाँ पे कोई दूसरा मेटल लेकर के आप किसी अन्य बेस के साथ भी रिएक्शन करा के साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस with non-metal, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जैसे नॉन मेटल में हमारे पास सपोज बेस हो गया हमारे पास NaOH हमारे पास बेस हो गया, और नॉन मेटल के रूप में हम यहाँ पे क्लोरीन गैस ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, या फिर कार्बन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, ये सभी हमारे पास नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो वाटर का फार्मूला तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे H2O प्लस साल्ट के रूप में यहाँ पे बन जाएगा NaCl, और यहाँ पे दो प्रकार के साल्ट बनेंगे, एक साल्ट बनेगा जो कि ऐसा साल्ट होगा, सिंपल साल्ट, और एक और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा NaOCl, इसको पढ़ेंगे हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इस तरह से हमने कई सारा बेस का केमिकल प्रॉपर्टी देखा। तो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम अगला जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कि कौन सा बेस जो है वो सॉल्युबल होगा और कौन सा बेस जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। यानी कि जो बेस सॉल्युबल होगा वो डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल बेस होगा, यानी कि हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में, और एक बात करेंगे हम वाटर इनसॉल्युबल बेस के बारे में, इनसॉल्युबल बेस के बारे में, यानी कि एक ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा और एक ऐसा बेस होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। जैसे NaOH है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाटर में सॉल्युबल बेस होता है। इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में जो है वो सॉल्युबल होता है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये भी बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा भी कुछ बेस होते हैं, जैसे सोडियम से रिलेटेड एक और बेस होता है Na2O, जिसको पढ़ते हैं हम सोडियम ऑक्साइड, या फिर पोटेशियम से रिलेटेड होता है K2O, इसको पढ़ते हैं हम पोटेशियम ऑक्साइड। ये सभी जो बेस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सभी जो बेस हैं वो सॉल्युबल बेस होते हैं, यानी कि वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और इस प्रकार के बेस जो वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं अल्कली। राइट, ये अल्कली हो गया हमारे पास। कुछ ऐसे भी बेस हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस,
आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का ट्वाइस। इस प्रकार से कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस, कॉपर ऑक्साइड CuO। ये जो मैं बेस यहाँ पे लिखा हूं, ये सारे बेस जो है वो वाटर इनसॉल्युबल बेस होते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि कौन से बेस जो है वाटर में सॉल्युबल हैं और कौन से बेस जो है वाटर में इनसॉल्युबल हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो जो पॉइंट है हमारा वो बेसिस स्ट्रेंथ है। बेसिस स्ट्रेंथ, बेसिस स्ट्रेंथ यानी कि बेस जो है वो उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे या वीक बेस होंगे। यानी कि हम यहाँ पे दोनों प्रकार के बेस को लिखेंगे, एक लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और एक तरफ लिखेंगे हम लोग वीक बेस। तो इसको भी आप याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि अगर इसका एक बूंद अगर समुद्र में गिरा दिया जाए तो समुद्र में सुनामी लाने भर क्षमता रखता है। यानी कि इतना इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कुछ बेस होते हैं जो वीक बेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक और बेस ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है लेकिन बहुत वीक भी नहीं होता है, ये मीडियम टाइप का बेस है। और वीक बेस की बात करें तो जिंक ऑक्साइड एक वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस, कॉपर ऑक्साइड CuO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा MgOH का ट्वाइस, इसके अलावा FeOH का ट्वाइस यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो बेस में इधर लिखा हूं ये सब वीक बेस हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है या वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो वाटर इनसॉल्युबल बेस होता है वो वीक बेस होता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। इस तरह से आपको कई सारे बेस के नाम भी याद हो जाएंगे। आप इनका केमिकल फार्मूला और इनका केमिकल नेम भी याद रखेंगे। ये इसका केमिकल फार्मूला कैसे बना है, जैसे ये NH4OH है तो इस फार्मूले को देख करके आप बता सकते हैं कि अमोनिया और वाटर को मिला करके बना है। यानी कि NH4OH है तो इसको अगर आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है तो इसका फॉर्मेशन हुआ है अमोनिया प्लस H2O। ये दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप कई सारे वीक बेस और कई सारे स्ट्रॉन्ग बेस का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर सॉल्युबल बेस। अभी जो मैं सॉल्युबल बेस के बारे में आपसे डिस्कस किया कि ऐसा बेस जो पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है उसको सॉल्युबल बेस बोलते हैं, जैसे NaOH था, KOH था। तो इन सॉल्युबल बेस को बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबल बेस को बनाने के लिए हमें कोल्ड वाटर की जरूरत होती है। यानी कि हमें इसको बनाने के लिए पहले तो कोल्ड वाटर लेना पड़ेगा, ठंडा पानी। और कैसे बनाएंगे, जैसे हमें NaOH बनाना है। हमें मालूम है कि NaOH जो बेस है ये सॉल्युबल बेस है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सोडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस मेटल से बना है वो मेटल इसमें सोडियम है। और OH यानी कि सोडियम को अगर हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये बेस तैयार हो जाएगा। तो आपको सेम यही करना है, Na प्लस H2O। हाँ, ये जो H2O होगा ये कैसा होगा, कोल्ड होगा। तो जैसे ही Na और H2O को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है NaOH और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हाइड्रोजन इधर 3 बार है इधर 2 बार है, तो इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस कर देते हैं हम लोग इस तरह से। और ये हमारा सॉल्युबल बेस बन करके यहाँ पे तैयार हो गया।
राइट। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कैल्शियम है और कैल्शियम को जैसे ही वाटर में मिलाते हैं तो यहां से एक नया बेस बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाती है। ये भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस है। इसके अलावा अगर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम अमोनिया को वाटर में मिक्स कर देंगे। ये भी वाटर जो है वो कोल्ड वाटर होना चाहिए और यहां से बन जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारे पास सॉल्युबल बेस है। हाँ, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। तो इस तरह से हम सॉल्युबल बेस बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल बेस। हाउ टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल बेस। ये इनसॉल्युबल बेस का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? तो इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जिसकी नीड होगी वो होगी सॉल्युबल साल्ट की। एक आपको ऐसा साल्ट लेना होगा जो कि सॉल्युबल साल्ट हो। अब ये सॉल्युबल साल्ट क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो साल्ट को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे सॉल्युबल साल्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो वहां से आपको आसानी होगी सॉल्युबल साल्ट को समझने में। फिलहाल आपको याद रखना है कि जब भी हमें इनसॉल्युबल बेस बनाने की जरूरत होगी हम एक सॉल्युबल साल्ट लेंगे, और सॉल्युबल साल्ट में हम लोग नाइट्रेट ले सकते हैं। नाइट्रेट ये एक सॉल्युबल साल्ट होता है। कैसे? देखिए, जैसे ZnNO3 का ट्वाइस, इसको क्या पढ़ेंगे, जिंक नाइट्रेट प्लस NaOH, इसको एक सॉल्युबल साल्ट के साथ मिक्स कर दीजिए। यानी कि सॉल्युबल साल्ट को सॉल्युबल बेस के साथ मिक्स कर दीजिए। अभी हमने बताया कि ये सॉल्युबल बेस है NaOH, इसके साथ मिक्स करेंगे तो यहां से बन जाएगा हमें ZnOH का ट्वाइस, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट जो है वो साल्ट है, और ये हो गया हमारे पास इनसॉल्युबल बेस। तो इस तरह से हम इनसॉल्युबल बेस बना लेंगे। क्या क्या लेना है हमें? एक लेना है सॉल्युबल साल्ट और एक लेना है सॉल्युबल बेस। सॉल्युबल बेस और सॉल्युबल साल्ट को मिला देने से इनसॉल्युबल बेस बन जाता है और साथ में साल्ट बन जाता है। तो हमें साल्ट से मतलब नहीं है, हमें तो इनसॉल्युबल बेस बनाना था। तो इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए हमें सॉल्युबल साल्ट और सॉल्युबल बेस की जरूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का ट्वाइस प्लस NaOH, ये हो गया हमारे पास सॉल्युबल साल्ट और ये हो गया सॉल्युबल बेस। आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारे पास इनसॉल्युबल बेस प्लस NaNO3, ये हो गया हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम आसानी पूर्वक इनसॉल्युबल बेस बना सकते हैं, और इससे पहले हमने सॉल्युबल बेस बनाने के बारे में बात किया था। तो इस प्रकार हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में हम और अपना डिस्कशन जारी रखेंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि एसिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक यहाँ पे और हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स acid have two types. सोर्स का मतलब है कि जहां से एसिड की प्राप्ति होती है, उस ओरिजिन के आधार पर जो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और एक जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक, या फिर इसका एक और नाम होता है और उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। तो ये दो प्रकार का एसिड होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इस प्रकार के एसिड की जो प्राप्ति है वो या तो प्लांट से होती है या फिर एनिमल से होती है, और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि ये केमिकल कंपोजिशन यानी कि मैन मेड टाइप के एसिड होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड, तो देखिए those acids are found in plant and animal product. Those acids are found in plant and animal product. अब इसका देखेंगे सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और इसी में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे हमारे पास प्लांट्स में लेमन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग नींबू बोलते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। तो लेमन से जो एसिड प्राप्त होता है उस एसिड को हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला आप नेट से सर्च करेंगे, हालांकि फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको, 10th क्लास तक सिर्फ आपको नाम याद रखना है। फिर भी अगर आपको फार्मूला चाहिए तो उसको आप नेट से सर्च करके यहाँ लिख लीजिएगा। इसके अलावा संतरा है, ऑरेंज, इससे भी जो प्राप्ति होती है एसिड की वो सिट्रिक एसिड होती है, यानी कि संतरे में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर जो है, टमाटोज में जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसके अलावा जो हमारे पास सेब होता है, एप्पल में जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं मैलिक एसिड। कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास चींटी होती है, अंट्स में जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। आप देखे होंगे कि जो चींटी होती है अगर हमारे शरीर पर कहीं काट लेती है तो वहां पे खुजली होने लगती है, यानी कि चींटी के अंदर जो है वो एसिड पाया जाता है और वो एसिड हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट हो जाता है और जिसके कारण हमें बॉडी में खुजली होने लगती है। इसके अलावा जैसे स्नेक होते हैं, अगर वो कहीं हमारे शरीर में डंक मार देते हैं तो वो आदमी जो है वो बेहोश हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है, यानी कि स्नेक में भी जो है वो एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में एसिड पाए जाते हैं। किस प्लांट्स में कौन से एसिड पाए जाते हैं, किस एनिमल्स में कौन से एसिड पाए जाते हैं, इसको आप देखेंगे, बुक में देखेंगे, नेट से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंस जो है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड की। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो those acids prepared from the minerals of the earth, यानी कि ये इस प्रकार के एसिड होते हैं जो मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, यानी कि ये अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं या हो सकता है किसी साल्ट से पाए जाते हों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एसिड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ये एसिड जनरली जो है वो लैब में बनाए जाते हैं। आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहां पे आपको एसिड जो दिखेंगे
वो एसिड जो है वो लैब मेड एसिड होते हैं, उसको हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोज एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। सोर्सेस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे हमारे पास H2SO4 है, नाम तो आप इसका जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड इज obtained फ्रॉम सल्फर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फर से प्राप्त होता है। तो ये हो गया इसका सोर्स। इसी तरह से HNO3 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज obtained फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो एसिड है HNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त होता है। इसी तरह से जो हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज obtained फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, यही लिख लीजिए। और रॉक सॉल्ट और NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार के एसिड होते हैं सोर्स के आधार पर। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के जो सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इसी प्रकार से इनऑर्गेनिक के जो सोर्स हैं वो ये सब सोर्सेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, acid have two types. Acid have two types. यानी कि कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है कंसंट्रेशन, देखिए। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको दो प्रकार के एसिड दिखेंगे। एक दिखेगा जिसपे लिखा होगा इस तरह से CONC, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा रहेगा, या कंसंट्रेटेड HCl लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा। वहां पे जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, वहां पे जो एसिड की बोतलें रखी हुई हैं, उस पे आपको स्टिकर पे ये लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपको एक इस प्रकार का भी लिखा हुआ दिखेगा, उस पे लिखा रहेगा DIL, डाइल्यूट H2SO4, इस तरह से DIL HCl। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड और ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो देखिए, जो कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो इसमें एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। नाम से ही क्लियर है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज्यादा होना है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कम। मतलब ये होता है गाढ़ा और ये होता है हल्का। यानी कि जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, और जिसमें एसिड की मात्रा कम हो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। यानी कि इस प्रकार के जो एसिड हैं इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है वो लेस होता है। यहां से हम लिख सकते हैं लेस वाटर, और इसमें जो है वो मोर वाटर होता है, मोर वाटर। बात समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं, सपोज आपको एक कंसंट्रेटेड एसिड बनाना है, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाना है आपको। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो बनाएंगे वो 100% का बनाएंगे, 100% का सोल्यूशन बनेगा। तो 100% के सोल्यूशन में कैसे बनेगा, तो 70% यहां पर एसिड होगा और 30% यहां पर वाटर होगा। इसको हम लोग बढ़ा घटा भी सकते हैं, 60% एसिड कर सकते हैं, 40% वाटर कर सकते हैं। तो इस तरह के
कंपोजिशन को, इस तरह के कंसंट्रेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर इसी को डाइल्यूट बनाना हो तो डाइल्यूट H2SO4 ऐसे बनेगा। ये भी 100% सोल्यूशन रहेगा, लेकिन इसमें जो कंपोजिशन होगा एसिड और वाटर का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 30% एसिड रहेगा और वाटर जो है वो 70% वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बनाते हैं, इस तरह से कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार से हम बेस भी बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें बेस बनाना हो तो बेस भी हम 2 टाइप्स का बना सकते हैं। एक हम लोग बना सकते हैं कंसंट्रेटेड बेस और एक हम लोग बना सकते हैं डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस जैसे हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेटेड NaOH और एक ले सकते हैं डाइल्यूट NaOH। अब कंसंट्रेटेड NaOH बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें वाटर जो होगा वो लेस होगा, यानी लेस वाटर। और डाइल्यूट NaOH बनाने के लिए मोर वाटर, यानी वाटर की मात्रा जो है इसमें ज्यादा होगी, इसमें वाटर की मात्रा कम होगी। जैसे अगर हमें 100% का सोल्यूशन बनाना है, 100% हमें सोल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 70% यहाँ पे लेंगे बेस और 30% लेंगे यहाँ पे वाटर, और तब जाके 100% हमारे पास बनेगा क्या, कंसंट्रेटेड बेस। इसी तरह से अगर हमें डाइल्यूट बनाना हो, 100% डाइल्यूट बेस बनाना हो, तो क्या करेंगे हम, 70% यहां पे हम लेंगे वाटर और 30% हम लेंगे यहां पे बेस। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस बना सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज और इसमें आपको जानने की जरूरत है कि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, इसमें कहीं भी आप कार्बन का कंसंट्रेशन नहीं देख रहे होंगे, यानी कि दे डू नॉट कंटेन कार्बन, दे डू नॉट कंटेन कार्बन, यानी कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। अगर कार्बन है तो फिर इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है। हाँ, जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होगा इसमें कार्बन रहेगा, जैसे CH3COOH, आप नाम सुने होंगे विनेगर, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो ये होता है एसिटिक एसिड जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। तो एसिटिक एसिड देखिए इसमें कार्बन है, तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार के एसिड जिसमें कार्बन की मात्रा होती है या कार्बन पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जिस एसिड में कार्बन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में बात किए। इसके अलावा सॉल्युबल बेस क्या होता है, इनसॉल्युबल बेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए। और सोर्सेस के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, और कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड और बेस कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की जानकारियां इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साल्ट के बारे में बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं, पीएच वैल्यू, तो उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।